लेखक के एक पिता बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने पीएचडी भी करा था और उनके दूसरे पिता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी नहीं पूरी करी थी। दोनों ही अपने अपने कैरियर में सफल थे। एक पैसों की समस्या से जूझ रहे थे और दूसरे उनके शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। जब वे पैसे के बारे में बात करते थे तो दोनों के नजरिए भी अलग अलग थे। एक का मानना था कि पैसों के प्रति प्यार ही सभी प्रकार की समस्याओं की जड़ है और दूसरे का मानना था कि पैसों की कमी ही सभी समस्याओं की जड़ है। लेखक के एक पिता बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने पीएचडी भी करा था और उनके दूसरे पिता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी नहीं पूरी करी थी। दोनों ही अपने अपने कैरियर में सफल थे। एक पैसों की समस्या से जूझ रहे थे और दूसरे उनके शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। जब वे पैसे के बारे में बात करते थे तो दोनों के नजरिए भी अलग अलग थे। एक का मानना था कि पैसों के प्रति प्यार ही सभी प्रकार की समस्याओं की जड़ी डीडीएच है और दूसरे का मानना था कि पैसों की कमी ही सभी समस्याओं की जड़ी डीडीएच है। अब लेखक के बचपन में उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि वह किसकी सुने, अपने रिच डैड की या पुअर डैड की, क्योंकि पैसों के बारे में दोनों के नजरिए पूरी तरह से अलग थे। हालांकि लेखक के दोनों पिता ही लेखक की भलाई चाहते थे। उनके पुअर डैड को हमेशा यह कहने की आदत थी कि हम ये नहीं ले सकते हैं, हम वो नहीं ले सकते हैं। वही उनके रिच डैड इस शब्द का कभी भी उपयोग नहीं करते थे। उन्हें इस वाक्य से सख्त नफरत थी। यहां तक कि उन्होंने लेखक को भी इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। लेखक के रिच डैड कहते थे कि तुम अपने आप से पूछो कि तुम कैसे उस चीज को ले सकते हो। उनका मानना था कि जब तुम कहते हो कि तुम यह चीज नहीं ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और उसके विपरीत जब तुम अपने आप से यह सवाल पूछते हो कि तुम उस चीज को कैसे ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप काम पर लग जाता है। उनका यह कहना बिल्कुल नहीं था कि आप सब कुछ खरीदते चलो। उनका यह कहना था कि अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखो, उसे काम पर लगाओ, जिससे तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और वह दिन ब दिन मजबूत बनता चला जाएगा। उनके पुअर डैड कहते थे कि कभी रिस्क मत लो और रिच डैड कहते थे कि रिस्क को मैनेज करना सीखो। उनके पुअर डैड कहते थे कि बहुत पढ़ाई करो और कॉलेज डिग्री लो और एक अच्छी सुरक्षित नौकरी ले लो। वही रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो और पैसा कैसे काम करता है वह सीखो, पैसों के लिए काम मत करो बल्कि पैसों को तुम्हारे लिए काम पर लगाओ। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट यानी कि लेखक ने डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड की सुनेंगे और उनसे पैसों के बारे में सीखेंगे और पैसों के मामले में वो अपने पढ़े लिखे पुअर डैड को फॉलो नहीं करेंगे। रियल में उनके पुअर डैड उनके सगे पिता थे जो बहुत पढ़े लिखे थे और टीचर की नौकरी करते थे, लेकिन वह पैसों के मामले में गरीब थे। वही लेखक जिसे अपना रिच डैड कहते हैं वो उनके दोस्त माइक के पिता थे, जिनके पास रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक पैसे कैसे कमाते हैं वो सीखने के लिए जाते थे। रॉबर्ट के इस रिच डैड ने अपनी स्कूलिंग भी नहीं पूरी की थी, फिर भी वह शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और बाद में जाकर अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। रॉबर्ट और माइक के कहने पर उनके रिच डैड उन्हें पैसे कैसे कमाते हैं सिखाने के लिए तैयार हो गए। बहुत सारे लोगों को यह नियम पता नहीं है, इसीलिए हम देखते हैं कि लाखों रुपए की लॉटरी जीतने वाला गरीब या मध्यम वर्गीय आदमी अचानक से अमीर तो बन जाता है, परंतु कुछ ही सालों अपनी पुरानी हालत पर आ जाता है, क्योंकि उन्होंने पैसे बचाए नहीं सिर्फ खर्च किया। हम यह भी देखते हैं कि कोई खिलाड़ी जो 25-30 साल की उम्र में करोड़ों रुपए कमा रहा था, पर उसके 10-15 साल बाद उसके पास कुछ नहीं बचा है, वह बेघर हो गया है और उसे अपना खर्च चलाने के लिए बसें साफ करना पड़ीडीडीएच रहा है। क्या आप उस खिलाड़ी का नाम बता सकते हैं? सोचिए जरा। लंबे समय में आप कितना पैसा कमाते हैं वो मैटर नहीं करता है, आप कितना पैसे आप बचाते हैं वो मैटर करता है। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आपको एसेट यानी संपत्ति और लायबिलिटीज यानी दायित्व या देनदारी क्या होता है उसे समझना होगा और उनके बीच का अंतर भी समझना होगा। रिच डैड ने उन्हें साधारण भाषा में समझाया कि एसेट आपकी जेब में पैसे डालते हैं, वही लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसे निकालती हैं। यदि आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट खरीदने होंगे और यदि आपको गरीब और मध्यम वर्गीय बनना है तो आपको लायबिलिटीज खरीदने होंगे। कोई भी अमीर आदमी पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन वह फाइनेंशियली लिटरेट जरूर होता है, यानी पैसा कैसे काम करता है यह उसे जरूर पता होता है।
पैसा कैसे काम करता है, ये किसी भी स्कूल और कॉलेजेस में भी नहीं सिखाई जाती है। हर आदमी का एक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो होता है। इनकम स्टेटमेंट में दो भाग होता है, एक इनकम और दूसरा एक्सपेंसेस। यह आपको बताता है कि आपने कितने पैसे कमाए हैं और कितने खर्च किए हैं, तथा सब खर्च निकालने के बाद आपके पास कुल कितना पैसा बचा है, या फिर कुछ बचा भी है या नहीं। बैलेंस शीट में भी दो भाग होते हैं, एक एसेट और दूसरी लायबिलिटीज। आपके एसेट आपके लिए पैसा बनाते हैं, ये आपको पैसा कमा कर देते हैं, जैसे जमीन, शेयर मार्केट और बॉन्ड्स में लगाया गया पैसा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आदि। लायबिलिटीज का मतलब देनदारी, जैसे घर का या कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन आदि। अब इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में एरोज, टियर हमें कैश फ्लो यानी पैसों का बहाव बताती हैं कि आपके पास पैसा कैसे कहां से आ रहा है और वह कहां कैसे बाहर जा रहा है। एक गरीब आदमी का कैश फ्लो इसी डायग्राम जैसे होता है। मतलब गरीब आदमी के पास कमाई का स्रोत सिर्फ वेतन होता है। उनका लगभग पूरा पैसा टैक्स, घर का किराया, खाना, कपड़ीढ़े आदि में चला जाता है। महीने के अंत में अधिकतर इनके पास न के बराबर पैसा बचता है या कुछ नहीं बचता है। दो, अब गरीब आदमी की बैलेंस शीट देखते हैं। गरीब आदमी का एसेट्स का कॉलम हमेशा खाली रहता है। वह इसलिए होता है क्योंकि उनके पास महीने के अंत में कुछ नहीं बचता है। यदि बचता भी है तो वह उसे एसेट्स में नहीं लगाते हैं, बल्कि वे उसे टेलीविजन आदि जैसे मनोरंजन साधन खरीदने में खर्च कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें किसी ने एसेट्स के बारे बताया नहीं होता, न ही स्कूल में, न माँ बाप ने और न ही दोस्तों ने। लायबिलिटीज वह खरीद नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास उतने पैसे बचते ही नहीं हैं। आइए अब मध्यम वर्ग के आदमी का कैश फ्लो देखते हैं। मध्यम वर्गीय लोगों का एक सेट पैटर्न होता है। जिनकी जल्दी में शादी हुई है वह पहले किसी नए शहर में किराए पर रहने लगते हैं, फिर खुद का नया घर लेने के बारे में सोचते हैं और नया घर लेने के बाद वह फर्नीचर लेते हैं। फिर जैसे जैसे उनकी आय बढ़ती है वैसे वैसे वे दूसरे सामान लेने लगते हैं। फिर उनका लायबिलिटीज का कॉलम होम लोन, कार लोन आदि से भर जाता है। इसके बाद लोन की किस्तों के वजह से उनका खर्चा बढ़ता है और उनकी पूरी सैलरी उनके मासिक खर्चे में ही चली जाती है। इस प्रकार उनका पूरा एसेट्स का कॉलम खाली ही रह जाता है। आइए अब अमीर आदमी का कैश फ्लो देखते हैं। अमीर आदमी के एसेट उनके लिए पैसा कमाते हैं। लेखक के गरीब पिता का लगभग सारी सैलरी उनके मासिक खर्चे में ही चली जाती थी और उनके अमीर पिता कई सालों से एसेट में पैसा लगा रहे थे, जिसके कारण उनका एसेट कॉलम उनकी लायबिलिटीज से बहुत बढ़ा हो चुका था, जो अब उनके एसेट उनके खर्चे से ज्यादा पैसे बना रहे थे। लेखक के अमीर पिता भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वह पूरी तरह से फाइनेंशियली लिटरेट थे और पैसा काम कैसे करता है उन्हें यह बहुत ही अच्छी तरह से पता था। चाहे आदमी गरीब हो या अमीर, उसे पैसे तो कमाना आता है, लेकिन उसे पैसे को मैनेज करना नहीं आता है। उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना तो आता है, लेकिन अपने पैसों से हार्ड वर्क करवाना नहीं आता है। वह बस खुद ही काम करते रहते हैं और अपने पैसों को काम पर नहीं लगाते हैं। जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती है उसी के अनुपात में उनके खर्चे भी बढ़ते रहते हैं और उन्हें लगता है कि ज्यादा पैसे आने से उनकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए वो लगातार अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहते हैं, चाहे उनका वेतन कितना भी बढ़ा जाए, और उनकी आर्थिक समस्या कभी खत्म नहीं होती है। वह यह कभी नहीं समझते हैं कि उनकी असली समस्या यह है कि उनके पास जो पैसा है उसे वह खर्च कैसे कर रहे हैं, उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। और यह समस्या फाइनेंशियल इलिटरेसी की वजह से है। सबसे पहली बात जो आपको माननी चाहिए वह यह है कि सबसे पहले खुद को पे करो। जो भी पैसा आप कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रखो, यानी कि अपने लिए पैसे बचाओ और उन बचे हुए पैसों से ऐसे एसेट खरीदो जो आपके लिए पैसा बना सके, यानी आपको पैसा कमा कर दे सके। अमीर और गरीब लोगों ने सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि गरीब लोग पहले सब पैसे खर्च कर लेते हैं, फिर आखिर में अपने लिए रखने का सोचते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर समय वह अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाते हैं और अंत में न ही वह उसे किसी एसेट में निवेश कर पाते हैं। वही अमीर लोग सबसे पहले अपने लिए पैसे बचाते हैं और उसके बाद अपने खर्चे करते हैं। यह करने के लिए बहुत ही प्रयास और सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत पड़ रहती है। कई बार आपके सामने कुछ आर्थिक समस्या आएगी,
फिर भी आपको सबसे पहले खुद को ही पे करना है और उसे बचाना है। जब आप अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन करना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपने अमीर बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। जैसे जैसे आप अपने लिए पैसे बचाकर उसे एसेट में निवेश करेंगे, वैसे वैसे आपकी कमाई के स्रोत बढ़ते जाएंगे। जो लोग सबसे पहले खुद को पैसे नहीं देते हैं, उनका कैश फ्लो कुछ इस प्रकार का होता है। आप ऊपर बहुत ही आराम से दोनों कैश फ्लो के बीच का अंतर देख सकते हैं। खुद को पहले पे करने वाले आदमी के एसेट का कॉलम कभी बीआरएच चुका है, जिससे वह अपने अन्य खर्चे देखता है और उसमें जो बचता है उसे वह फिर से एसेट में ही निवेश करता है, ताकि उसे अपने वेतन पर ही पूरी तरह से निर्भर न रहना पड़े। वहीं पर पहले खर्च करने वाले आदमी की सारी सैलरी उसके खर्च में ही निकल जाती है और उसके पास न के बराबर पैसे बचते हैं या नहीं बचते हैं, जिससे वह अपने एसेट कॉलम को नहीं भर पाता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आती है कि अमीर लोग सबसे पहले एसेट वाले कॉलम पर फोकस करते हैं और गरीब लोग इनकम स्टेटमेंट पर फोकस करते हैं। अमीर लोग अपना पैसा को बिजनेस, शेयर, सरकारी बांड और रियल स्टेट में निवेश करते हैं। वह कई और जगह भी पैसा लगाते हैं जहां से उन्हें एक रेगुलर इनकम मिलती रहे। उनका यह निवेश उनके लिए एसेट है जो उनके लिए पैसा कमाते हैं। जो एसेट आपको पसंद हैं, आपको उनमें निवेश करना चाहिए। आपको यह पता करना चाहिए कि कौन कौन से एसेट की श्रेणियां आपको अच्छी लगती हैं। उसके बारे में बहुत ही गहराई में जाकर अध्ययन करना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। जैसे वह आगे आने वाले समय में किस प्रकार का आपको मुनाफा दिलाएगी, उस एसेट से कोई अन्य स्रोत भी बन पाएगा या नहीं। लेखक को बिल्डिंग और जमीनें बहुत पसंद हैं। इसके अलावा उन्हें इसकी गहरी समझ भी है, इसलिए वो इसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश करते हैं। उन्हें छोटी कंपनियों में भी काफी जांच परख करके निवेश करना पसंद है। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमीर लोग महंगे बंगले, आभूषण, बद्धी गाद्धी आदि लग्जरी की चीजें आखिर में खरीदते हैं। सबसे पहले वो एसेट्स खरीदते हैं जहां से उन्हें कमाई होती है, और इसी जगह पर गरीब और माध्यम वर्ग के लोग लग्जरी चीजें पहले खरीदते हैं। अमीर लोग सबसे पहले अपना एसेट का कॉलम मजबूत करते हैं, फिर उस एसेट से मिलने वाली कमाई से वह अपने लिए लग्जरी का सामान खरीदते हैं। अगर उन्हें कोई महंगी चीज खरीदनी है तो वह पहले सोचते हैं किस तरह से अपने एसेट कॉलम को मजबूत किया जा सकता है, जिससे एसेट से मिलने वाली कमाई बढ़ेगी और उस कमाई से वह उस महंगी चीज को खरीदेंगे। वह लगातार अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, उससे एक्सरसाइज करवाते हैं, जिससे उन्हें पैसे कमाने के नए नए विचार मिलते रहते हैं। इस तरह वह लग्जरी का सामान खरीदने से पहले वह अपनी कमाई तथा उसके स्रोत बढ़ाने के बारे में पहले सोचते हैं। वहीं पर अन्य लोगों का एक ही कमाई का स्रोत होता है, वह है नौकरी। और जब वह कोई लग्जरी का सामान खरीदते हैं तो उनका पूरी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। जिन गरीब या मध्यम वर्गीय लोगों की लॉटरी लगती है, वह भी अपनी एसेट पर निवेश करने के बजाय खर्च बढ़ाते जाते हैं। इस तरह कुछ साल के बाद फिर से अपनी पुरानी आर्थिक स्थिति पर आ जाते हैं। यहां पर इनकम समस्या नहीं है, समस्या यह है कि उसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, यानी कि आप किस तरह आप उन पैसों का उपयोग कर रहे हैं। अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब बनते जा रहे हैं, और मध्यम वर्गीय लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि पैसों के बारे में हमारे यहां स्कूल, कॉलेज और घरों में नहीं सिखाया जाता है। हमारे स्कूल और कॉलेज में हमें सिर्फ प्रोफेशनल स्किल के बारे में सिखाया जाता है, हमें फाइनेंशियल स्किल के बारे में नहीं सिखाया जाता है। इसलिए आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स एंड पायलट्स आदि जिन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाए थे, वो आज अच्छी सैलरी होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके पास हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेज, आय के कई स्रोत होने चाहिए। अधिकतर लोगों का एक ही कमाई का माध्यम होता है, जो कि उनकी सैलरी है। वह कहते हैं कि वह बहुत सुरक्षित जीना चाहते हैं, इसलिए वह अपनी सैलरी पर ही निर्भर रहते हैं। पर वह यह नहीं समझ पाते हैं कि एक ही कमाई के स्रोत पर निर्भर रहना कितना बड़ा जोखिम, रिस्क है। इनकम सोर्स 3 प्रकार का होता है। 1, ऑर्डिनरी मतलब आपकी सैलरी। 2, पैसिव मतलब रियल स्टेट आदि से कमाया गया पैसा, यानी जहां से आपके न रहने और न ध्यान देने पर पैसा आए। 3, पोर्टफोलियो मतलब शेयर बाजार और सरकारी बांड से कमाया गया पैसा। आज के समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी, अमेज़न के संस्थापक श्री जेफ बेजोस और दुनिया के सबसे महान निवेशक श्री वारेन बफे पोर्टफोलियो इनकम की वजह से अमीर बने हैं।
वही अगर बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप और इस किताब के लेखक श्री रॉबर्ट के की, तो वो पैसिव इनकम की वजह से अमीर बने हैं। लेखक के रिच डैड हमेशा कहते थे कि तुम्हें अपने ऑर्डिनरी इनकम सोर्स को जल्द से जल्द पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम में बदलना चाहिए, यानी अपना पूरा ध्यान एसेट का कॉलम बढ़ाने पर देना चाहिए। लेखक के रिच डैड हमेशा कहते थे कि तुम्हें अपने ऑर्डिनरी इनकम सोर्स को जल्द से जल्द पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम में बदलना चाहिए, यानी अपना पूरा ध्यान एसेट का कॉलम बढ़ाने पर देना चाहिए। अगर आपके पास अच्छे अवसर, अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं लेकिन आपके पैसा ही नहीं है, या अवसर आपके सामने हैं लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, तो उसका मतलब है कि आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है। दिमाग हमारा सबसे पावरफुल एसेट है। अगर उसे हम अच्छे से ट्रेन करते हैं तो आपको कई अच्छे अवसर ढूंढने में और अच्छे अवसर उत्पन्न करने में मदद मिलेगी, जिससे आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। फोकस ऑन लर्निंग नॉट अर्निंग। आपको लर्निंग पर फोकस करना होगा। अपने दिमाग को फाइनेंशियली ट्रेंड करना होगा। आपका माइंड फाइनेंशियली ट्रेंड होगा तभी वह नए फाइनेंशियल अवसरों को देख पाएगा। कोई भी चीज सीखते हुए आपको अपना माइंड खुला रखना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे लोग जब उनके सामने कोई नया विचार आता है तो उसे सही से नहीं सुनते हैं या अनसुना कर देते हैं। वहीं पर जो सही में बुद्धिमान होते हैं वह नए विचारों का खुले मन से स्वागत करते हैं, उसे तुरंत नोट कर लेते हैं। वह बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करते हैं। आज के समय में जो अलग अलग एसेट्स हैं, जैसे कि जमीन, शेयर बाजार, सरकारी बांड, नए बिजनेस आदि, आपको किसी में भी निवेश करने से पहले अपना दिमाग खुला रखकर उसका अध्ययन, स्टडी करना होगा। जो लोग लर्न की जगह अर्न पर फोकस करते हैं वह पैसा तो कमाते हैं लेकिन उसे अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। फिर आगे चलाकर किसी न किसी फाइनेंशियल समस्या में फंसते रहते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज न होने की वजह से लोग अपने आसपास चल रही जल्दी से अमीर बनने वाली किसी योजना में किसी के कहने पर पैसा लगा देते हैं। फिर उसके बाद वह कंपनी उनका पैसा लेकर भाग जाती है। इसीलिए लेखक के रिच डैड ने उनसे कहा कि पहले लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए, बाद में अर्निंग पर। फाइनेंशियल लीडिंग आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जब भी तुमसे गलती होगी तो तुम उससे सीखो और अगले समय वह गलती ना करो। गलतियों से बिल्कुल ना डरो। जब कोई जीतने के लिए खेलता है तो उससे गलतियां होती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि उस गलती से सीख कर आगे अच्छा करना। रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको गाड़ी चलाना ही नहीं आता है तो वह रिस्क है। इसको कम करने के लिए पहले आपको गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा। इसी तरह फाइनेंशियल रिस्क को भी फाइनेंशियल ज्ञान और स्किल डेवलप करके कम किया जाता है। इसीलिए किसी भी एसेट में निवेश करने से पहले उसके बारे में सही से जानना और उसके बारे में स्किल होना बहुत जरूरी है। आइए हम आगे देखते हैं कि लेखक ने अपने फाइनेंशियल ज्ञान और स्किल का उपयोग करके कैसे पैसे बनाए। 1929 में रॉबर्ट अमेरिका में जहां रहते थे उसके पास के एक स्थान से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि वहां के अधिकतर घरों पर सेल के बोर्ड लगे हैं। उस समय अमेरिका में मंदी आ गई थी, शेयर बाजार टूट चुका था तथा वहां की रियल स्टेट का बाजार भी बहुत ही खराब हालत में था। उन्होंने देखा कि वहां पर एक घर के नोटिस बोर्ड पर बहुत दिनों से सेल का बोर्ड लगा हुआ था। तब वह उस घर के मालिक से मिले। उन्होंने उसके मालिक से पूछा कि यह घर कितने में बेच रहे हो। उसने कहा कि मैंने बहुत दिनों से इस घर को बेचने के लिए बोर्ड लगाया है, लेकिन कोई भी यह घर देखने के लिए और पदाम पूछने के लिए नहीं आया, तो आप ही घर देख लो और मुझे इसका दाम बताओ। रॉबर्ट को वह घर बहुत पसंद आया और उन्होंने वह घर $20,000 में खरीद लिया। फिर उसके बाद उन्होंने उस घर में किराएदार रखे। 1-2 साल बाद जब उस स्थान पर रियल स्टेट का मार्केट बढ़ने लगा तो लोग उस स्थान पर घर खरीदने लगे। उस समय उन्होंने $20,000 में खरीदा घर $95,000 में बेच दिया। यहां ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने सिर्फ उस घर के दाम में ही मुनाफा नहीं कमाया, बल्कि उसमें किराएदार रखकर भी उससे पैसा बनाया। उसके 1 महीने बाद फिर उन्हें एक अच्छा फ्लैट मिला जिसका मालिक जर्मनी का था। उन्हें उस एरिया के रियल स्टेट मार्केट के बारे ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह बस उस फ्लैट को जल्द से जल्द बेचकर जर्मनी जाना चाहते थे। अब लेखक उसके साथ मोल भाव करके वह फ्लैट भी खरीद लिया और 2 साल बाद लगभग 1.5 गुना दाम पर उसे बेच दिया। उन पैसों से फिर उन्होंने एक मंदी वाले एरिया में घर खरीदा और जब वह पर मंदी खत्म हुई तो उसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। इसकी मदद से वह बताते हैं कि कैसे कम पैसों को ज्यादा पैसों में बदल सकते हैं।
उसके लिए आपके पास उस एसेट से जुड़ा आर्थिक ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अच्छे अवसर ढूंढ पाएंगे। लेखक को रियल स्टेट की जमीन, घर और छोटी कंपनी में निवेश करने में दिलचस्पी, इंटरेस्ट है। इसलिए वह उसके बारे में ज्ञान इकट्ठा करते हैं, फिर अच्छे अवसर तलाशते हैं। आपको जिस एसेट में इंटरेस्ट है, उसका अच्छा ज्ञान लीजिए, फिर उसमें निवेश करने के बारे में सोचिए। दोस्तों, अंत में लेखक ने पुनः एक बार याद दिलवाने की कोशिश की है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसों के लिए काम करते हैं, वही अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। अमीर लोग अपने एसेट कॉलम को बढ़ाने में लगे रहते हैं। उन्हें उससे जो मुनाफा मिलता है, उसे वो वापस वही और पुनः निवेश करते हैं। इस तरह उनका पैसा उनके लिए लगातार काम करता है। किसी भी एसेट में पैसा लगाने से पहले उसमें जिन लोगों ने निवेश किया है, उनसे मिलें जो लोग उसमें निवेश करके सफल हुए हैं। यदि उनसे मिलना संभव नहीं है, तो उनके बारे में पढ़ें और उस एसेट के बारे में गहन ज्ञान हासिल करने का प्रयास करें। दोस्तों, यह थी रिच डैड पुअर डैड की हिंदी में समरी। आपको इस किताब में दिए नियमों को अमल में लाना होगा, तभी जाकर आप जल्दी अमीर बन पाएंगे। अब यह आपके हाथ में है कि आप जो पैसा कमाते हैं उसे पूरा खर्च करते हैं, या सबसे पहले खुद को पे करके उसे बचाकर सही जगह पर निवेश करके अमीर बनते हैं।